एवरीवन। सो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था लास्ट क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्लाइड वायर ब्रिज, और मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं इसे। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं स्लाइड वायर ब्रिज, और मीटर ब्रिज भी कह देते हैं इसे। देखेंगे इसका क्या प्रिंसिपल है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से मीटर ब्रिज आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लैब में जाओगे तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। ओके, तो ये मीटर ब्रिज मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर में। तो लेट्स सी क्या होता है इस मीटर ब्रिज में। तो सबसे पहले बेटा क्या होता है मीटर ब्रिज, जब आप देखोगे लैब में जाके तो एक वुडन बॉक्स होता है हमारा। ठीक है, वुडन आप लोग जरूरी नहीं बॉक्स हो, वो मतलब आपका वुडन प्लैंक होता है। ठीक है, उस वुडन प्लैंक के ऊपर कुछ इस तरह से सर्किट बना होता है। ठीक है, वहां पे दो पॉइंट्स होते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इन दो पॉइंट्स में एक वायर को स्ट्रेच किया होता है। ठीक है, और इस वायर के साथ यहाँ पे लगा होता है स्केल। ठीक है, उस वुडन प्लैंक के ऊपर ही क्या है, दो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में एक वायर को स्ट्रेच किया गया है बेटा, और इस वायर के पैरेलल में एक स्केल लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्केल लगा हुआ है, और ये स्केल की जो लेंथ होती है बेटा दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर और यू कैन से 100 सेंटीमीटर। तो क्या है बेटा, ए एंड बी पॉइंट में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर की वायर को स्ट्रेच किया गया है। ओके, अब इस वायर को यहाँ पे ये कॉपर स्ट्रैप्स होती हैं बेटा। ठीक है, तो कॉपर स्ट्रैप्स इसलिए यूज की जाती हैं बेटा क्योंकि हम लोग ये जो मैंने अभी सर्किट पहले वायर ए बी वायर थी बेटा, ये ए बी वायर किसकी बनी हुई है सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ। जो ए बी वायर है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीट। ठीक है, तो ये दो अलॉय होते हैं, इन दोनों अलॉय से बन सकती है। क्लियर है, जा तो इसकी होगी या इसकी होगी। इसका बनाने का कारण होता है कि इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब ये वायर ए बी की अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगी फिर नहीं हम इसे यूज कर सकते। हमें यहाँ पे ए बी वायर ऐसी चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस हो कुछ। ओके, ऐसे अच्छे कंडक्टर की नहीं, कुछ रेजिस्टेंस वाली चाहिए। तो अलॉय बनाया है हमने, ये दो अलॉयज हैं जिनसे ये वायर बनाते हैं। इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, प्लस इनका अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है बेटा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए बी वायर का अगर टेम्परेचर चेंज भी होगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है बेटा, ए बी वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें हीट अप होगी ये वायर, और हीट अप होने से इसका टेम्परेचर चेंज करेगा, और हम चाहेंगे इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वेरी ना करे। तो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू वेरी लो अल्फा, ड्यू टू वेरी लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ए बी वायर से बाद में ये कॉपर स्ट्रैप्स होती है बेटा, ये जो है ये होती है कॉपर स्ट्रैप्स। ये कॉपर स्ट्रैप्स इसलिए यूज की गई है बेटा क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, और इनकी रेजिस्टेंस हम लोग क्या करना चाहेंगे बेटा, जीरो और मिनिमम। तो गुड कंडक्टर लिया है, प्लस इन्हें ब्रॉड रखा जाता है। प्रैक्टिकल्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचर्स के द्वारा कि ये ब्रॉड क्यों होते हैं। तो ब्रॉड करने से इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, क्रॉस सेक्शन ये बढ़ जाएगा एक तरह से, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और मैं आपको एग्जैक्ट सर्किट दिखा रहा हूं कैसा बना होता है। तो ये कुछ इस तरह से बना होता है। क्लियर है, अब यहाँ पे दो गैप्स होते हैं। क्लियर है बेटा, इस गैप में आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे। अब जो तो लैब में जा चुके हैं उन्हें तो मालूम होगा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है बेटा। ठीक है, 10th में भी आपको टीचर ने दिखाया होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे इस गैप में हम लोग लगाएंगे अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, यस, अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ बेटा, क्या होगा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो जब आप लैब में भी जाओगे तो एक ऐसी चीज होगी जो वुडन प्लैंक के ऊपर बना होगा ये सर्किट। ठीक है, वुडन प्लैंक के ऊपर ये वायर स्ट्रैच होगी, ये कॉपर स्ट्रैप्स होंगी, यहाँ पे दो गैप्स होंगी। इन दो गैप्स में इसमें आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लोगे, इसमें आप लोग क्या है एक अननोन रेजिस्टेंस लगा लोगे, अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा,
तो अब स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज में ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, हमारा वर्क ही ये होगा कि इस गैप में जो रेजिस्टेंस लगी होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज बेटा। तो वो जो अननोन रेजिस्टेंस होगी आप वो इस गैप में लगा दोगे, ठीक है, और इस गैप में आप लोग क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो। इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस आपको मालूम होगी क्योंकि उसके ऊपर मेंशन होती है, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकालते हो, वहां से आपको रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू पता लग जाती है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी हमने मालूम करनी है। ए बी वायर जो है बेटा, ये वायर कांस्टेंट और मैग्नम की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अल्फा क्या होता है इनका कम होता है, जिस वजह से टेम्परेचर वेरी करने से ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगी, ठीक है। बट फिर भी जब आप इसे प्रैक्टिकल में कंडक्ट करते हो तो ध्यान रखें आप इस स्लाइड वायर ब्रिज को ज्यादा टाइम तक ऑन मत रखें, क्योंकि ज्यादा टाइम ऑन रखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ये वायर आपकी मेल्ट भी हो सकती है। क्लियर है? तो आपने जब जब रीडिंग लेनी है तभी आप इसे ऑन करते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, आप यहाँ पे बेटा क्या है, इस पॉइंट से कनेक्शन बनाओगे थ्रू वायर, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, एक और रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, और इसके साथ जॉकी अटैच होती है, जे जॉकी, ठीक है। तो बेटा जॉकी जस्ट लाइक पेन, ऐसे पेन की तरह होता है जिसका शार्प टिप होता है। तो जब आपने जॉकी यूज करना है तो ध्यान रखना उसका शार्प टिप ऐसे ऐसे नहीं यूज करना है, उसे बिल्कुल शार्पली ऐसे वायर के ऊपर। हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को ए से लेके बी वायर तक क्या है बेटा स्लाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये जॉकी जब आप लैब में जाओगे आपको दिख भी जाएगी कैसी है, ठीक है। आपके पास ऐसे पेन की तरह होता है जिसका टिप पॉइंट होता है, तो आप इसको वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हो ए से लेके बी पॉइंट तक, और आप लोग तब तक स्लाइड करते जाओगे जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो रेजिस्टेंस शो नहीं कर देता। क्लियर है? तो अब बेटा हमारा सबसे पहले क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज is used to determine unknown resistance। फिर मैंने बता दिया है स्लाइड वायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा आपको। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा, वो आपने पढ़ रखा है कि P by Q is equals to R by S, तो बीच वाले में से करंट पास नहीं होगा। तो सेम चीज यहाँ पे और वाइस वर्सा भी ट्रू है उसका। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे, अगर जॉकी यहाँ पे है, इस जगह पे जॉकी है और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दिस विल एक्ट लाइक अ, दिस पार्ट ऑफ द वायर will act like P and this part of wire will act like Q, this is R and this will be S। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इफ रीडिंग ऑफ G जीरो, देन क्या हो जाएगा बेटा, P by Q is equals to क्या हो जाएगा, R by S। where P by Q का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट ऑफ द वायर, whereas Q का मतलब है JB वायर का रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा? तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि जब आप पहले करंट फाइंड आउट पहले ए पॉइंट पे लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर में से बहुत ज्यादा करंट पास होगा। ये गैल्वेनोमीटर बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है, आपका डैमेज बहुत जल्दी होता है क्योंकि एकदम से करंट बहुत ज्यादा पास होगा तो इसकी कॉइल डैमेज हो सकती है बेटा। तो इस गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे एकदम से जैसे ही आप ए पॉइंट पे रखो, देखो बेटा जे पॉइंट पे आके आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है, लेकिन ए और बी पे लगाओगे तो यहाँ पे करंट पास करेगा और हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट में पास करे जो आपका गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में लगा होगा गैल्वेनोमीटर में, तो इधर से करंट बहुत कम पास होगा जिससे आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का काम होता है टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। जब आप
जे पॉइंट तो नल पॉइंट होता है हमारा, जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट जे से इधर जाओगे या उधर जाओगे आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और करंट पास होगा। करंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। एक चीज और है बेटा, जब आप इस सर्किट को बना लेते हो, ठीक है, अब अभी आपने देखो बेटा यहाँ पे बैटरी तो कोई लगाई नहीं है, तो हमें यहाँ पे बैटरी भी लगानी है। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद हो तो ये ए है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो ए एंड बी के साथ यहाँ पे बैटरी लगी होती है कि नहीं लगी होती बेटा, तो यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा देनी है, ठीक है, बैटरी के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो आप लोग। रियोस्टैट लिखा, लैब की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रियोस्टैट होता है, ठीक है, आप रियोस्टैट लगा सकते हो, एक की भी लगा सकते हो, ठीक है, की इसलिए ताकि आप ओपन सर्किट में होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही अभी स्विच ओपन है बेटा, ये स्विच ओपन है, की ओपन है आपकी, तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। आप ए से बी कहीं पे भी मूव करते जाओ, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि बेटा करंट ही नहीं जा रहा। जैसे ही आपने स्विच के ऑन किया, की के को ऑन किया, आपने की को प्लग कर दिया, तो बैटरी में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सर्किट में से फ्लो होके जाएगा। आपने सबसे पहला काम करना है, जॉकी को उठा के ए पॉइंट पे रखना है और फिर बी पॉइंट पे रखना है। तो जब आप ए पॉइंट पे रखोगे, अगर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की टुवर्ड लेफ्ट जा रही है तो बी पे रखने पे टुवर्ड राइट जानी चाहिए। अगर बेटा ये नहीं हो रहा, ए और बी पॉइंट पे रखने पे दोनों बार ए की तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब आपके सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रीडिंग नहीं आएगी। बेटा देखो, अगर यहाँ पे टुवर्ड लेफ्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टुवर्ड राइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी ए एंड बी के इन बिटवीन कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नल पॉइंट आया होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों तरफ होती है बेटा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में सेंटर में जीरो होता है, इधर जाओगे नेगेटिव, इधर जाओगे पॉजिटिव। ए पॉइंट पे इधर जा रहा है, जैसे जैसे बी की तरफ जाओगे तो ये रीडिंग इस तरफ चली जाएगी, तो इन बिटवीन एक पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वही पॉइंट निकालना है आपने। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो वहां पे ये चीज होगी। ये हमारा रियोस्टैट है बेटा। रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपका रेजिस्टेंस चेंज करके सर्किट में करंट चेंज कर सकते हो। बट एक बार फिक्स्ड कर लिया रियोस्टैट को, रीडिंग लेनी स्टार्ट कर देनी है ए से बी तक बेटा, ओके। तो अब आपने जब रीडिंग ली बेटा, ए से बी तक आपने जॉकी को स्लाइड करना है, ए पॉइंट से सबसे पहले तो चेक करना है कि रीडिंग आ सकती है नहीं, तो ए एंड बी पे ऑपोजिट तरफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। फिर आप ए से हल्के से धीरे धीरे स्लाइड करते जाओगे जॉकी को, और जे पॉइंट के ऊपर जाके आपका क्या आ जाएगा बेटा, लेट्स से नल पॉइंट। और एजे की लेंथ आप लोग नीचे वाले स्केल से नोट डाउन कर लोगे, लेट्स से दिस इज लेंथ एल सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा हमारा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? अब हमें पता है रेजिस्टेंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, P की रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर रो बाय L, और सिमिलरली Q की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो 100 माइनस L अपॉन A। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का बेटा थ्रू आउट सेम होगा, तो एरिया A होगा, मटेरियल सेम है तो रो होगा, सिर्फ डिफरेंस लेंथ में आ रहा है। तो अगर आप P बाय Q की वैल्यू निकालोगे तो P बाय Q विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट यूज करना है यहाँ पे हमने कि रेजिस्टेंस जो होती है, पहला प्रिंसिपल क्या है कि इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड सेकंड क्या है बेटा कि रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, गिवन दैट वायर का मटेरियल थ्रू आउट यूनिफॉर्म है एंड इट हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। Wire resistance of wire is directly proportional to its length, given that its material is uniform and its cross sectional area is uniform throughout the wire। clear है बेटा? तो P by Q की रेशियो आ गया हमारे पास L upon 100 minus L, क्योंकि हमें P और Q की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्या डालना है, P by Q की रेशियो डालनी है बेटा। तो जैसे ही आपकी रीडिंग नल पॉइंट मिल गया, आपको जे पॉइंट मिल गया, आपको नल पॉइंट मिल गया, कौन सा, जो गैल्वेनोमीटर जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो आपने P by Q की रेशियो निकाल लेनी है। तो जैसे P by Q की रेशियो निकालोगे तो P by Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R by S। तो R by S तो मैंने आपको मालूम बताया ही है बेटा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू भी आपको मालूम होगी। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, Q by P इंटू Q by P इंटू R आ जाएगा, और Q by P का मतलब क्या है बेटा, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो देखो बेटा ये जो है आपका, ये आपका S का वैल्यू है,
मैंने अभी आपको बताया हमें क्या करना है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो वो अननोन रेजिस्टेंस इस गैप में है, तो P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बेटा यहाँ पे आपका ये सर्किट, क्लियर है बेटा। तो सर्किट बनाना कैसे है पहले मैंने वो समझाया है, फिर नल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करना है वो बताया है, फिर AB वायर कांस्टेंट एंड मैग्नेट की क्यों होती है वो बताया है, ये कॉपर स्ट्रैप्स कॉपर की क्यों होती है और वाइट क्यों होती है वो बताया है मैंने आपको। फिर एक बार नल पॉइंट आ जाए फिर आपने इसमें बेटा P बाय Q की रेशियो निकाल लेनी है और वो डाल के आप S की वैल्यू निकाल सकते हो और इससे आप लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो इस गैप में होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और होती है, आप लोग रीडिंग लेना एक बार A से स्टार्ट करोगे एक बार इधर B से स्टार्ट करोगे, क्लियर है। जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो नॉर्मली तो बेटा देखो जब आप सब्जेक्टिव पॉइंट की बात करते हो, जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट की बात करते हो, थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करते हो, तो आपको क्वेश्चन में नल पॉइंट की ये लेंथ दे रखी होगी, आपने ये क्वेश्चन यूज करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करके दे देनी है। बट प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ बेटा, एक बार इधर से रीडिंग लेते हैं एक बार इधर से लेते हैं, उससे क्या होता है एंड इफेक्ट्स एंड एरर्स होते हैं बेटा, क्लियर है। A से B की तरफ देखो L लेंथ है, फिर इधर से देखोगे ये L हो जाएगा, ये 100/L, तो थोड़ी बहुत ही वैल्यू चेंज करती है, वहां पे थोड़ा बहुत एंड्स में इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे वायर्स की लेंथ एग्जैक्टली बेटा हम लोग A से स्टार्ट तो करते हैं बट वहां पे वायर्स में कुछ एंड रह जाता है वायर का फिर भी, ठीक है। तो एंड एरर्स होते हैं यहाँ पे, वो प्रैक्टिकल में यूज होते हैं, तो इसीलिए एक बार रीडिंग इधर से लेके दिखाएगा टीचर आपको, एक बार इधर से लेके दिखाएगा। अदरवाइज थ्योरेटिकल पॉइंट से इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको मालूम होना चाहिए स्लाइड वायर ब्रिज होता क्या है और इस स्लाइड वायर ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, क्लियर है बेटा। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस बेटा अलग अलग बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस आप लोगों को क्या बन सकते हैं, ये जो गैप है जहां पे S लगा हुआ है, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, वो बोलेंगे ये जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बोलेंगे कि जब S लगा हुआ था वहां पे S की वैल्यू भी दे देंगे आपको, लेट्स से 2 ओम है, या S की वैल्यू नहीं दे रखी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, S की वैल्यू नहीं दे रखी, ऐसे कुछ दे रखा है क्वेश्चन कि जब वहां पे S लगा हुआ था तो बैलेंसिंग लेंथ लिखा हो बेटा, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट दिस, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ मतलब AJ की L की वैल्यू क्या दे रखी है हमें बेटा, उन्होंने दे रखी है लेट्स सी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर है। एक चीज का और ध्यान रखना प्रैक्टिकल करते हो बेटा, ये रीडिंग जो है बहुत इस तरफ ए ज्यादा A के या B के क्लोज नहीं आनी चाहिए, इन बिटवीन, ठीक है बेटा। आप ऐसा रखो कि 20 और 80 की रेंज में आनी चाहिए वैल्यू हमारी, एरर्स के चांसेस उतने ही कम होंगे बेटा। तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है जब S लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब हमें मालूम है, देखो बेटा मीटर ब्रिज बोल रखा है तो 100 सेंटीमीटर ही है, तो 100 माइनस L क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस R की वैल्यू दे रखी है आपको, इस R की वैल्यू लेट से उन्होंने दे रखी है 10 ओम, क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, S की वैल्यू निकाल सकते हो, तो S विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 100 माइनस L अपॉन L इनटू R, तो ये क्या आ जाएगा 100 माइनस L मतलब 100 माइनस 60, 40 अपॉन 60 इनटू 10, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ये 3, तो 20/3 ओम आ गई S की वैल्यू, क्लियर है बेटा। अब वो बोलेंगे क्वेश्चन में, बोलेंगे कि when 2 ohm is connected in parallel with S, 2 ohm को S के साथ पैरेलल में लगा दिया तो अब बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी आपने उससे क्या निकाल लिया, S की वैल्यू निकाल ली बेटा, क्लियर है। अब आपने बैलेंसिंग लेंथ L निकालना है, तो क्या करोगे, अब देखो बेटा इस सेक्शन की तो अभी भी 10 ओम ही है रेजिस्टेंस, इस सेक्शन की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब S डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, S एंड 2 क्या है बेटा पैरेलल में है, ये हो जाएगा 20/3 इंटू 2 अपॉन 20/3 प्लस 2, तो यहाँ से S डैश की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा, तो फिर से वही P/Q इज इक्वल्स टू R/S डैश आ जाएगा। ओके, P/Q को फिर वही बेटा L/100 माइनस L डैश लिख लेते हैं इक्वल्स टू, अब देखो बेटा R की वैल्यू 10 है, S डैश की वैल्यू यहाँ से डाल दोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास L डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, सीरीज में 2 ओम सीरीज में लगा दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करने हैं स्लाइड वायर ब्रिज के बेस, जो कि आपके थ्योरेटिकल पेपर में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, प्लस
प्रैक्टिकल में भी बेटा आपको यही चीज करनी है जो आपने थ्योरेटिकल में की है। ओके, तो इसमें ये चीज है बेटा आपकी, इसमें यही एप्लीकेशन है कि आप लोग बेसिकली इस गैप में कोई भी रेजिस्टेंस डाल दो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? आप इससे दो रेजिस्टेंस कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे पहले यहाँ पे S1 लगा दिया, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल दी, फिर S2 लगा दिया, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ, तो S1 बाय S2 की वैल्यू निकाल के उनकी रेशियो निकाल सकते हो, दो रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो ये आपके स्लाइड वायर ब्रिज है जिससे आप लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ये इसकी एप्लीकेशन है बेटा। ओके, तो ये हमारा था मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। प्रैक्टिकल पॉइंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 3 एक्सपेरिमेंट्स है जो इसके ऊपर बेस्ड है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो भी मोस्टली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा दैट इज पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, ये किसके बेस्ड वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, अब वो चीज करने वाले हैं हम लोग। तो मैं आपको बना देता हूँ बेटा, ये भी जब आप लैब में जाओगे तो वैसा ही वुडन प्लैंक आपको दिखेगा, उस वुडन प्लैंक के ऊपर बेटा जैसे ये ए पॉइंट है, ठीक है, सेम वायर कुछ इस तरह से स्ट्रेच होगी, ये ए से एक वायर यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉपर स्ट्रैप होगी, फिर यहाँ से वायर इस तरफ आ रही होगी, यहाँ पे फिर एक कॉपर स्ट्रैप होगी, फिर यहाँ से वायर इस तरफ जा रही होगी, ओके, फिर यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रैप होगी, फिर यहाँ से वायर एक इस तरफ आ रही होगी। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा पोटेंशियोमीटर में क्या होगा, जब आप लैब में जाओगे और टीचर आपको पोटेंशियोमीटर दिखाएगा तो पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है? इसमें 4 वायर्स को कुछ इस तरह से स्ट्रेच किया गया है, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करता है, स्केल लगा होता है, जैसे मीटर ब्रिज में स्केल लगा होता है वैसे ही यहाँ पे भी स्केल लगा होता है। ठीक है, और स्केल के ऊपर आप रीडिंग नोट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली अगर आपको कुछ नहीं गिवन तो ये स्केल की रीडिंग भी 100 सेंटीमीटर, पहले की तरह 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होती है बेटा। क्लियर है? आप इस तरह से देखो बेटा, क्या है ये सारी की चार वायर सीरीज में लगी हुई हैं, मतलब टोटल AB वायर की लेंथ क्या होगी यहाँ पे 400 सेंटीमीटर होगी। देखो स्लाइड वायर ब्रिज में लेंथ 100 सेंटीमीटर रखी थी बेटा हमने, वहां पे 100 सेंटीमीटर से काम चल जाता है। पोटेंशियोमीटर में भी आप 100 सेंटीमीटर की वायर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ से हटा के बी पॉइंट को सीधा यहाँ पे लिख दोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है बेटा, लेंथ बढ़ाने से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में जब इसे डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप यहाँ पे एक ही 400 सेंटीमीटर की वायर भी लगा सकते हो, एक ही 100 सेंटीमीटर की वायर भी लगा सकते हो, और इधर 4 वायर्स ऑफ ईच हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से लगा सकते हो, और ये सर्किट बन जाता है हमारा, और इसे पोटेंशियोमीटर बोला जाता है। क्लियर है बेटा? ए एंड बी पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है बेटा, अब आपने इस पोटेंशियोमीटर में बैटरी को लगाना है, तो आप ए एंड बी पॉइंट में कुछ इस तरह से बैटरी लगाते हो, ये रियोस्टैट रख लेते हो बेटा। ठीक है, ये रियोस्टैट, और यहाँ पे बैटरी लगा देते हो एक, और इस बैटरी को ए पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हो। यहाँ पे आप लोग की लगाना चाहते हो, की लगा दो। और एक चीज और बेटा, यहाँ पे एम मीटर भी जरूर लगाना है आपने, एम मीटर जरूर लगाओ। एम मीटर क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये आपके पास पोटेंशियोमीटर होता है, ये आपके पास पोटेंशियोमीटर था जिसमें फिर से वही बेटा AB वायर आपकी कांस्टेंट और मैग्नेटिन की होगी, फिर सेम रीजन। ओके, हम नहीं चाहेंगे कि जब इसे यूज करें और करंट पास होने से ये हीट अप हो और इसका करंट वैल्यू चेंज हो। क्योंकि बेटा देखो, जैसे अभी स्लाइड वायर ब्रिज किया है तो वहां पे P वायर और Q वायर की अगर रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी तो P/Q की रेशियो भी चेंज होती जाएगी, बैलेंसिंग पॉइंट आपका कभी कहाँ पे आएगा कभी कहाँ पे आएगा। इसीलिए मैंने बोला है एक बार रीडिंग लो, फिर उसे बंद करो, फिर रीडिंग अपनी कैलकुलेट करो, फिर से दोबारा ऑन करो, ताकि उतने टाइम में वो कूल हो जाए, और फिर से अपनी रीडिंग लो। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट के लिए उसे लंबा चला रखा है आपने और रीडिंग नोट कर रहे हो, फिर आपका बैलेंसिंग लेंथ कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। बेटा प्रैक्टिकल करते हुए एक्यूरेसी ऐसे ही ध्यान में रखी जाती है। ओके,
प्रैक्टिकल पॉइंट से समझाना तो बहुत इजी है, प्रैक्टिकल करते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो पोटेंशियोमीटर में ए बी वायर है बेटा, मैंने फिर से बोला है ये ए बी वायर, एक ही वायर 400 सेंटीमीटर की भी लगा सकते हो, 100 सेंटीमीटर भी लगा सकते हो, या फिर कुछ इस पैटर्न से लगा सकते हो। ये पैटर्न मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आप लैब में जाओगे तो ऐसे ही दिखेंगे आपको वहां पे 4 वायर्स। ओके, तो ये 4 वायर्स 100 सेंटीमीटर की है हर एक वायर। इसको कुछ इस तरह से लगाया, फिर ए एंड बी के बीच में बैटरी लगी हुई है ताकि ये जब ऑन करें तो करंट पास हो इसके अंदर। ओके, अब एक चीज और होगी बेटा, ए पॉइंट से हम लोग एक वायर को लेंगे, कनेक्टिंग वायर को लेंगे यहां पर, और एक बी पॉइंट से लेके आएंगे वायर हम लोग। नहीं, अभी के लिए यहाँ पे गैप मान के चलो, मैं बस समझाता हूँ ये गैप क्या होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स पहले की तरह और ये जॉकी। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ए पॉइंट से मैंने एक कनेक्टिंग वायर ली है, उसको यहाँ छोड़ दिया फॉर द टाइमिंग, ठीक है। और फिर यहाँ से एक वायर और लिया जिसको जॉकी के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो गैप है बेटा, ये गैप में क्या करना है आपने, इस गैप में आप लोग एक सेल लगाओगे, आप एक सेल लगाओगे, ठीक है, जिसका ईएमएफ लेट से ई है, ठीक है। ये सेल का ईएमएफ आपका लेट से E1 है और E1 शुड बी ग्रेटर देन E। ये जो सेल है इसका ईएमएफ इस सेल से बड़ा होना चाहिए हमेशा बेटा, ठीक है, अदरवाइज आपका पोटेंशियोमीटर रीडिंग नहीं देगा। तो आपने ए पॉइंट से वायर को कनेक्ट किया है सेल के साथ, और इधर से सेल के साथ कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स एंड जॉकी। क्लियर है बेटा? तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा जब आप लैब में जाओगे। तो क्या है बेटा ये पोटेंशियोमीटर, क्या है ये पोटेंशियोमीटर है, इट इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये किस काम आता है बेटा, मेजर EMF and internal resistance of cell, internal resistance of cell. The potentiometer is used to measure the EMF and internal resistance of any cell. ठीक है, तो जिस सेल का EMF E मेजर करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस R मेजर करना है, उसको आप यहाँ पे लगा दोगे बिटवीन C and D पॉइंट। आपने कहां पे लगा देना है, सी एंड डी पॉइंट के बीच में लगा देना है उन्हें, उस सेल को जिसका आपने ईएमएफ नोट करना है। पहले ईएमएफ बताते हैं फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये कैसे वर्क करेगा बेटा, देखो इसका क्या प्रिंसिपल है। देखो ओम्स लॉ सबको मालूम है, हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है, और रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, रो एल बाई ए। अब देखो बेटा, अगर इस वायर में मैं हमेशा करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखूं, मटेरियल इस वायर का ए से बी सेम है और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हमारे पास ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और यू कैन से V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KL आ जाएगा बेटा। क्लियर है? यहाँ पे K का मतलब है I रो बाई A, ठीक है। देखो बेटा A से B तक रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तभी आपको टीचर बोलेगा जब वायर को स्लाइड करना है प्लीज जॉकी को इसके साथ घिसे मत, क्योंकि अगर घिसाओगे इसको तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, आपकी रीडिंग आ जाएगी लेकिन फ्यूचर में वो डैमेज हो जाएगा। तो हल्का सा टच, बड़े प्यार से टच करना है, स्मूथली टच करना है इसको, ठीक है, इसके साथ घिसाना नहीं है, क्योंकि उससे बेटा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी करता जाएगा, ठीक है, आपका पोटेंशियोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो देखो हमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, मटेरियल सेम है। करंट मैंने इसीलिए बोला एम मीटर लगा के रखो, क्योंकि एम मीटर लगा के रखोगे, एम मीटर से आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि करंट की वैल्यू जब आप पहली रीडिंग ले रहे हो, दूसरी रीडिंग ले रहे हो, तीसरी रीडिंग ले रहे हो, ए की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू ए मींस एम मीटर की रीडिंग क्या है बेटा, हमेशा कांस्टेंट रखनी है आपने, क्योंकि आई की वैल्यू कांस्टेंट होगी तभी ये चीज होगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, इसका मतलब क्या है बेटा, एल लेंथ। जैसे ये देखो बेटा, लेट्स सी यहां पे जॉकी जे पॉइंट है, तो ये वायर की लेंथ है एल, तो इस एल लेंथ के वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V इक्वल्स टू K इनटू एल होगा। इस एजे लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू K इनटू एल होगा बेटा। इस K का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट।
हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट एक चीज पहले ही पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv by dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर के लिए है, तो अगर आपको नॉर्मली पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर पोटेंशियोमीटर मेंशन है तो इसका मतलब इस k की वैल्यू बात करें, k की बात करें तो v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा kl। k का मतलब क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, k मींस v by l आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर लिख सकते हो आप लोग इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर इन पोटेंशियोमीटर। इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट वायर, ठीक है, यूनिट लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है की। तो अब आप बेटा जब पोटेंशियोमीटर देखते हो तो सबसे पहले क्या होता है आपको k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। k की वैल्यू वैसे तो मेंशन भी होती है, जब आप पोटेंशियोमीटर की वायर इस वायर की बात करोगे तो बता देंगे कि अगर इस वायर में करंट 5 एम्पियर रखोगे तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट k की वैल्यू कुछ इतनी होती है, क्लियर है। तो आपको सबसे पहले अगर वो वैल्यू k की पता है तो सबसे पहले आपको रियोस्टेट को फिक्स करके और यहाँ पे बैटरी के इसका चेंज करके एमीटर की रीडिंग को 5 एम्पियर बनाना है। एक बार एमीटर की रीडिंग 5 एम्पियर होगी उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना स्टार्ट करोगे। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे सबसे पहले ये ध्यान रखना है बेटा इस सेल का अप्रॉक्सीमेट ईएमएफ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको ज्यादा रखोगे। इससे ये हमेशा ड्राइविंग सेल होना चाहिए, ड्राइविंग बैटरी ये होनी चाहिए हमारी, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अगर ये ड्राइविंग रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा, अगर बेटा ये ड्राइविंग होगा तो ये करंट फ्लो करवाएगा, अगर ये करंट फ्लो कराएगा गैल्वेनोमीटर आपका कभी भी जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन टीचर भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल में सब्जेक्टिव में भी आ चुका है कि अगर इन सेल्स को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा। तो इन सेल्स को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो पोटेंशियोमीटर विल नॉट गिव अस एनी रीडिंग, देयर विल बी नो नल पॉइंट, क्लियर है बेटा। क्योंकि यहाँ पे ये बैटरी बड़ी होने के कारण इस वायर में कभी भी करंट जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो बेटा सेम चीज है, जॉकी यहाँ पे लगी हुई है, आप ए पॉइंट से वायर के ऊपर जॉकी को स्लाइड करते जाओगे, ठीक है, टिल यू गेट अ नल पॉइंट, नल पॉइंट मींस टिल यू गेट अ गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो, क्लियर है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का फिर वही काम है, गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से डैमेज होने से बचाने के लिए, क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले आपको k की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे। आपने C एंड D पॉइंट के बीच में एक सेल लगाना है जिसका EMF मालूम है आपको, ठीक है। तो नोन EMF, a cell of known EMF is connected between point C and D, और आप लोग बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे, आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, EMF आपको पता है, E by L की वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और तब जब आप वो चीज की वैल्यू निकाल रहे हो K की वैल्यू, यहाँ पे रीडिंग भी नोट कर लो एमीटर के ऊपर, क्योंकि आपने K की वैल्यू निकाली है बेटा। K की वैल्यू देखो, K की वैल्यू I के साथ वेरी कर रही है, तो आपने किस I की वैल्यू के ऊपर K की वैल्यू निकाली है वो जरूरी है आपके लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एमीटर जरूरी है लगा होना बेटा, ओके। क्योंकि यहाँ पे बेटा ये जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो ऑफ वायर जो है ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो करंट हमें यहाँ पे सर्किट में हमेशा क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ k की वैल्यू नहीं पता है फिर कैसे फाइंड आउट करोगे, you will connect and cell of non EMF between C and D point and you will determine the balancing length। और एक बार बैलेंसिंग लेंथ आ गई, V की जगह पे वो EMF डाल दोगे जो मालूम है, L की वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर लोगे, मेजर कर लोगे, और K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और K की वैल्यू उस पर्टिकुलर करंट के ऊपर होगी। नेक्स्ट जब आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब आपने क्या करना है, इस सेल नॉन EMF का E कैसे फाइंड आउट करोगे। आपने क्या करना है बेटा फिर से सेम मेथड से ये ऑन करोगे, एमीटर की रीडिंग उतनी शो करनी चाहिए जितनी जब आप K फाइंड आउट कर रहे थे तब थी, या फिर आपको जो वैल्यू K की दे रखी है उस की रीडिंग करनी है एमीटर की, ओके। एक बार एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट होगी, इनको वेरी करके कर सकते हो, एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट आप। उसके बाद आपने यहाँ पे सेल लगा दिया है, आप जॉकी को ए पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट कर दोगे, क्लियर है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, इस पूरी वायर पे कहीं पे भी आ सकता है बेटा,
जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मींस इस वायर में कोई करंट नहीं जा रहा, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, करंट ही नहीं है तो ड्रॉप भी क्या होगा बेटा। अब देखो सी, ये देखो बेटा ए पॉइंट एंड जे पॉइंट, इस वायर में कितना ड्रॉप हुआ है, ए एंड जे में कितना ड्रॉप हुआ है, क्या है इसकी वर्किंग क्या है बेटा। तो जब आपने बेटा एल लेंथ फाइंड आउट कर ली, हमें पता है V इज इक्वल्स टू के एल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल लेंथ ऑफ वायर, एल लेंथ ऑफ वायर, एल लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर लिया आपने। अब बेटा इस वाली वायर में अगर करंट ही नहीं जा रहा, तो चीज ध्यान दो बेटा, सी पॉइंट का, सी एंड ए पॉइंट, ये वायर कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर की जीरो होगी, तो ए पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम। क्लियर है। अब बेटा देखो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा, तो डी एंड जे पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, विच मींस जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड जे में है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सी एंड डी में है। तो सी एंड डी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, ई के इक्वल है, तो इसीलिए V एंड E क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। V का मतलब है ए जे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के एल। आपने L की वैल्यू यहाँ से एक्सपेरिमेंटली नोट कर लेनी है, K की वैल्यू ऑलरेडी आपको इस वायर के लिए गिवन है, आप यहाँ से इस सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हो। ये सेल का EMF आया है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल नहीं आया, क्योंकि जब हमने ये रीडिंग नोट डाउन की है, तो इस सेल में, इस वायर में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब इस सेल के क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। इस सेल के क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो होने का मतलब है C एंड D के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज द EMF ऑफ सेल, नॉट टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो बेटा ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको बताया, इसी कंस्ट्रक्शन में वुडन प्लैंक के ऊपर हम लोग 400 सेंटीमीटर की वायर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर देते हैं ए एंड बी पॉइंट के बीच में। ए एंड बी पॉइंट के बीच में एक ड्राइविंग बैटरी लगती है, फिर ए पॉइंट से एक कनेक्टिंग वायर को लेते हैं जिसके बीच में एक सेल लगता है, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड फर्दर एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब आप के को ऑन करोगे, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपने वो करंट कांस्टेंट मेंटेन करना है जिसके ऊपर आपकी के की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, और इधर आपको टीचर बता रहा है और इसके पोटेंशियोमीटर के मैनुअल में लिखी हुई है। ओके, आपने एक बार वो कांस्टेंट फिक्स कर लिया, उसके बाद जिस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर आप इस जॉकी को ए पॉइंट से मूव करते हुए स्टार्ट करोगे टिल जब तक आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता। जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ वायर, क्योंकि इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इन दोनों के क्रॉस, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है इनके क्रॉस। क्लियर है बेटा। तो अब हमें इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू KL। वही तो इसका प्रिंसिपल है ना, किसी भी गिवन लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू KL। तो हमने L लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया है KL के इक्वल, और उसको E के बराबर पुट करेंगे तो E विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KL। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, EMF ऑफ दिस सेल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसे C एंड D के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे EMF क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा, इस सेल में करंट नहीं फ्लो कर रहा। EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन मालूम ही होगी। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से आप पोटेंशियोमीटर को यूज करके आप EMF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हुए सबसे पहला पॉइंट फिर वही है, एक बार सब कुछ हो गया, करंट कांस्टेंट मेंटेन होगा, ए पॉइंट के ऊपर रख के देखो और बी के ऊपर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दोनों बार क्या आनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी इन बिटवीन नल पॉइंट आएगा आपका बेटा। क्लियर है। तो EMF फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ये चीज करते हो। आप बेसिकली जो प्रैक्टिकल करने जाते हो वहां पे डैनियल सेल एंड लेक्लेंचे सेल होते हैं आपके, जिनका आपने EMF मेजर करना होता है। क्लियर है। इन सेल्स का EMF आपको मालूम भी है, आप निकाल सकते हो पोटेंशियोमीटर से भी, और उसकी ट्रू वैल्यू जो आप बुक से देख सकते हो, वहां से कंपेयर कर सकते हो कि आपका पोटेंशियोमीटर रीडिंग सही दे रहा है कि गलत दे रहा है बेटा। क्लियर है। तो आपने पहले यहाँ पे डैनियल सेल लगा के देख लिया, फिर लेक्लेंचे सेल लगा के देख लिया, दोनों की EMF का फाइंड आउट कर सकते हो इंडिविजुअली, फिर उनकी रेशियोज भी निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा।
अब इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो ये ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, सेकंड काम क्या है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी बेटा, देखो अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला लिखा था इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, E/V-1 R। अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, बैटरी E है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है, तो V, अब क्या होगा बेटा, जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो C एंड D के बीच में अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू E माइनस IR। और V को आप और क्या लिख सकते हो, IR भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह से। क्लियर है बेटा, तो यहाँ से R की वैल्यू नोट डाउन करनी है, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं उसको, तो IR विल बी इक्वल्स टू E माइनस IR, और R विल बी इक्वल्स टू क्या देगा, E माइनस IR अपॉन I। तो दोबारा से करके दिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप लोग और क्या कर सकते हो, अब इसको V की फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे V की फॉर्म में लिखना है तो V इज इक्वल्स टू और क्या लिखा जा सकता है, ये देखो बेटा C एंड D, ये भी तो C एंड D पॉइंट ही है, तो V को IR भी तो लिखा जा सकता है, V को IR लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता बेटा। तो यहां से अगर मैं इसे अलग करके लिखूं तो ये बन गया E बाय I माइनस R। क्लियर है बेटा, तो इसको क्या लिख देंगे, I को क्या लिख देंगे, V बाय R, और इनमें से R अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, E बाय V माइनस 1। ये चीज बन रही है, ये फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है, तो ये बेटा मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, ठीक है। तो अब बेटा देखो हमारे पास ये C एंड D पॉइंट है, इस C एंड D पॉइंट के बीच में ये सेल लगा हुआ है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसका EMF ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं मैं, E इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, KL1, ठीक है। लेट्स से मैंने C एंड D पॉइंट के बीच में सेल लगाया है, ठीक है। अब EMF टर्मिनल पोटेंशियल V, बेटा E आ गया, V की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगाना होगा बेटा। तो यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं K, और ये रेजिस्टेंस है R, ठीक है, ये K है, ये K वाले लेते हैं K डैश। तो देखो बेटा जब K डैश ओपन होगा, K डैश ओपन होगा, इस सेल का इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इस R रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, विच मीन C एंड D में क्या है, जो सेल लगा हुआ है उसका EMF ही C एंड D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, ओके। तो आप लोगों ने पहले की तरह दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है L1, तो E विल बी इक्वल्स क्या देगा, KL1। अब क्या किया बेटा, व्हेन K डैश इज क्लोज्ड, जब आपने K डैश को क्लोज कर दिया बेटा, आपने फिर से वही चीज करनी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो शो हो रही है। ऑल्दो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो शो होने का मतलब है इस वायर में कोई करंट नहीं है बेटा, यहां से यहां तक कोई करंट नहीं है, यहां से यहां तक कोई करंट नहीं है बेटा, बट इस सेल का करंट यहां से फ्लो के इधर जा सकता है, अब क्योंकि अब ये स्विच क्या है बेटा, क्लोज्ड है, ठीक है। मैंने स्विच को क्या कर दिया बेटा, क्लोज्ड कर दिया है। इस वायर में कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, इस वायर में कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो बट अब सेल जो है करंट दे रहा है इस रेजिस्टेंस R को, तो इसका मतलब अब C एंड D के बीच में EMF नहीं होगा, C एंड D के बीच में इस सेल का क्या होगा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा, क्योंकि नाउ C एंड D के बीच में जो सेल लगा हुआ है उसमें से करंट पास हो रहा है, और जब सेल में से करंट पास होता है तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, C एंड D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे EMF नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल। ये टर्म्स आपके साथ पहले डिस्कस की हुई हैं बेटा, क्लियर की हुई हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो V, फिर V के लिए बैलेंसिंग लेंथ लेट से L2 आ गई, क्लियर है। जब ये K डैश क्लोज्ड था बेटा तब बैलेंसिंग लेंथ कितना आ रहा है, L2 आ रहा है, तो इसका मतलब V की वैल्यू क्या देगी, KL2। करंट चेंज नहीं किया तो K की वैल्यू दोनों टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा। तो E बाई V की वैल्यू क्या देगी, L1 बाई L2। तो E बाई V की रेशियो आ गई हमारे पास। अब R की वैल्यू क्या होती है बेटा, R इज इक्वल्स टू है E बाई V माइनस 1 इंटू R, ये आ जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R।
तो आर की वैल्यू, जो ये रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो इसकी वैल्यू आपको मालूम है बेटा, ठीक है, ये तो आपने ही लगाया तो इसकी वैल्यू आपको क्लियर है। आर की वैल्यू आपको मालूम है, L1 L2 की आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर ली है। तो आपके पास यहाँ से इस सेल का जो सी एंड डी के बीच में लगा हुआ है, आपने डेलियन लगाया है या लेग्रांजे लगाया है, दोनों की आप इंटरनल रेजिस्टेंस इस वे से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। क्लियर है? तो ये आपका पोटेंशियोमीटर था। अब बेटा एक चीज का ध्यान दो, जो पोटेंशियोमीटर है, जब सी एंड डी पॉइंट के बीच में लेट्स से ये नहीं लगा होता, जब हम ईएमएफ मेजर कर रहे थे तब सेल के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, इसीलिए ये पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर कर सकता है। क्या वोल्टमीटर, वोल्टमीटर सबको मालूम होगा, अगर मैं एक सेल के साथ बेटा, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दूं, ठीक है, क्या ये वोल्टमीटर ईएमएफ मेजर करके दे सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि जब आपने वोल्टमीटर लगा दिया सेल के साथ, वोल्टमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती ही होती है। आपको नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट में क्लियर हो जाएगा ये पार्ट। तो जब इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो होगा ही होगा। तो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा ना बेटा, ये जो वोल्टमीटर है, ये जो रीडिंग देगा, ये रीडिंग तब देगा जब सेल में से करंट विड्रॉ होगा। अगर सेल में से करंट ही नहीं विड्रॉ होगा, ये वोल्टमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा आपको। तो इसका मतलब है वोल्टमीटर की रीडिंग के लिए सेल में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करवाना ही होगा। अगर सेल में से करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो वोल्टमीटर सी एंड डी पॉइंट के बीच में मेजर करेगा, दैट इज नॉट ईएमएफ, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल। तो ईएमएफ मेजर करने के लिए सिर्फ कौन सी चीज यूज हो सकती है? पोटेंशियोमीटर। एंड सेम वे में इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ईएमएफ की जरूरत है और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी पोटेंशियोमीटर ही की जरूरत है। विदाउट पोटेंशियोमीटर हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ नहीं मेजर कर सकते। आपको क्वेश्चन आ सकता है, कैन ईएमएफ बी मेजर विद वोल्टमीटर? नो। क्यों? बिकॉज while measuring the potential drop across cell, voltmeter will withdraw some current as it has some resistance. क्लियर है? ये कुछ करंट विड्रॉ करेगा सेल में से, और जब सेल में करंट फ्लो करेगा तो देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रोड इज नॉट ईएमएफ, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल। whereas potentiometer can be used to measure, is used to measure EMF because when it gives the reading, it does not withdraw any current from the cell। ठीक है बेटा, इस वजह से जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका क्या है बेटा, ईएमएफ मेजर करके दे सकता है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करके दे सकता है। तो इसके लिए बस बेटा ध्यान क्या रखना है प्रैक्टिकल करते हुए, सबसे पहले ये बैटरी बड़ी होनी चाहिए, इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप लोग। ये एमीटर की रीडिंग हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट योर रीडिंग। क्लियर है? के की वैल्यू डिटरमिन ध्यान से करनी है आपने, जहाँ गिवन है तो के की वैल्यू जिस करंट के लिए गिवन है आपने वही यहाँ पे मेंटेन करके रखना है हमेशा रीडिंग लेते हुए। क्लियर है? तभी आपकी वैल्यू सही आएंगी बेटा। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर था। पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका जो ईएमएफ है वो पोटेंशियोमीटर ही मेजर करके दे सकता है। वोल्टमीटर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब वोल्टमीटर को सेल के साथ कनेक्ट करोगे तो इट विल विड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सेल। वेयर जब पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहा है सेल के क्रॉस, तो ये कोई करंट नहीं विड्रॉ कर रहा था, गिवन ये स्विच ओपन है आपकी, है ना। ऑब्वियस बात है, अगर ये स्विच क्लोज्ड है तो इस सेल के इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट चला जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस वायर के क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही सी एंड डी के बीच में क्यों है? क्योंकि बेटा ये दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, इधर से ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है। क्योंकि जब करंट इस वायर में जा ही नहीं रहा, ना इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है ना इसके क्रॉस, तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली इधर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस सी एंड डी में होगा उतना ही ए एंड जे में होगा। और किसी भी गिवन लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V that will be equals to क्या होगा? KL। क्लियर है बेटा? तो ये आपका था पोटेंशियोमीटर। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट के बेस टोटल 5 एक्सपेरिमेंट है, 3 स्लाइड वायर ब्रिज के, 2 पोटेंशियोमीटर की। तो पहला एक्सपेरिमेंट यही है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ डैनियल एंड लेग्रांजे सेल। सेकंड है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डैनियल और ईदर डैनियल और लेग्रांजे सेल। तो आपने एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे आप लोग लैब्स में जाके, बट इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट इनका मीनिंग समझ आना चाहिए बेटा। क्लियर है? ओके, अब एक पोटेंशियोमीटर के बेस में आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। पोटेंशियोमीटर बना रखा है उन्होंने, यहाँ पे क्या है, सी एंड डी पॉइंट के बीच में कुछ इस तरह से सेल लगा रखी है।
कुछ इस तरह से बेटा, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका E1 है, इसका E2। अब एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है, इनका भी जो यहाँ पे सेल लगेगा उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट होगा। अगर सेल आप उल्टा लगा दोगे ना यहाँ पे, कभी भी नल पॉइंट नहीं आएगा बेटा। देखो यहाँ से पॉजिटिव से करंट इधर आएगा, ए पॉइंट के ऊपर करंट इधर भी जाना चाहेगा, इधर भी, बट अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपना करंट इधर भेज के इस वायर में करंट नलीफाई कर सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा तो यहाँ से करंट हमेशा इस लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, इस वायर में आपको जीरो करंट नहीं मिलेगा। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, ए पॉइंट के साथ आपने हमेशा क्या करना है, ड्राइविंग सेल का भी बेटा आपका, ड्राइविंग सेल का भी आपका पॉजिटिव कनेक्टेड होगा, और जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसका भी पॉजिटिव कनेक्टेड होगा। चलो अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे E1 एंड E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। गिवन क्या है आपको, वी आर सेइंग व्हेन K1 इज क्लोज्ड, K1 क्लोज है और K2 ओपन है, इज ओपन, देन बैलेंसिंग लेंथ, देन L1 इज लेट्स से 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है। सेकंड इंफॉर्मेशन है व्हेन K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, देन बैलेंसिंग लेंथ L2 इज लेट्स से आपकी 250। बेटा अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, आपकी 250 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। अब बच्चे पता क्या करते हैं बेटा, ओके K1 क्लोज्ड है तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। यहां से कैलकुलेट करो बेटा, ये गलत है आपका। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, जब ये स्विच क्लोज्ड है तो आपके ये दो सेल E1 एंड E2 लगे हुए हैं, जब K2 क्लोज्ड है तो ये ईएमएफ E1 एंड E2 लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से। अब देखो बेटा क्या होगा, क्या इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, तो S1 इज क्लोज्ड, तो S1 क्लोज्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D पॉइंट क्या आएगा बेटा, C एंड D पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा, E1, यहां से E1 प्लस E2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। कैसे लिखा है ये बेटा, C से इस पॉइंट पे गए तो ये E1 ये E2, क्लियर है। पॉजिटिव क्यों लगाया, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता रखा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो प्लस लिख लो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो माइनस, किरचॉफ लॉ में बताई थी अच्छी। सिमिलरली C एंड D में क्या लिख सकते हैं, KL1 लिख सकते हैं, तो E1 यहाँ पे E2 आएगा, E1 प्लस E2 की वैल्यू क्या आ गई, KL1 आ गई बेटा आपके पास। ओके, सिमिलरली जब S2 इज क्लोज्ड, तो जब S2 क्लोज्ड है बेटा, S2 क्लोज होने का मतलब अब C एंड D में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी E1 प्लस माइनस E2 आएगा, क्योंकि बेटा देखो यहाँ से यहाँ गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से यहाँ गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा KL2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो ये आपके पास आ गए बेटा दो वैल्यूज, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन E1 बाई E2 की रेशियो आएगी, E1 बाई E2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है आपको, क्लियर है बेटा। तो अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके k कैंसिल आउट हो जाएगा, आपने E1 बाई E2 की रेशियो निकाल दिया इस क्वेश्चन में, क्लियर है। आई होप आप इसके आगे कर सकोगे, ठीक है। अब बच्चे बेटा जो गलती करते हैं वो सीधा सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा C एंड D में दो सेल लगे हुए हैं E1 E2, तो एक तो इस तरह से लगे हुए हैं, एक इस तरह से। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है बेटा। तो इसका मीनिंग समझिए क्या है, और कुछ नहीं है, इसका मीनिंग डिफरेंस समझिए क्या है, क्लियर है। तो यहाँ से अब आपने डिवाइड किया तो E1 माइनस E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसे नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है, ऐसा करो ऊपर नीचे E2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर E2 से डिवाइड करोगे तो E1 बाई E2 प्लस 1, नीचे E1 बाई E2 माइनस 1 इक्वल्स टू 150 बाई 250। अब आप कैलकुलेट कर लेना बेटा ऐसे, क्लियर है। ओके, आई थिंक ये वैल्यूज उल्टी लिखो यार, इसे 250 लिखो, ये 150 लिखो, अदरवाइज आपका आंसर गलत उल्टा आ जाएगा, ठीक है। ये 250 ये 150, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर कम है ना, तो नीचे कम आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वैल्यूज कुछ इस तरह से लगी हुई हैं आपकी, ये ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पहले से ही मालूम होगा ये वैल्यूज ऐसे बनेगी,
ठीक है, वो मैंने अपनी तरफ से जल्दी में लिख दिया था, बट आपको मालूम होना चाहिए नीचे वाली का ईएमएफ कम है नेट, तो बैलेंसिंग लेंथ नीचे वाली कम आएगी जब K2 क्लोज होगी। क्लियर है, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया बट अब सही कर दिया मैंने। तो यहाँ L1 250 लोगे, L2 की वैल्यू 150 है, मतलब जब ऊपर वाली स्विच ऑन होगी तो आपका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा, नीचे वाली ऑन होगी तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों सेल्स सीरीज में लगे एक तरह से, यहाँ पे ये ऑपोजिट है, एक दूसरे का पोटेंशियल को अपोज कर रहे हैं, ईएमएफ को अपोज करें। E1 माइनस E2 नेट ईएमएफ बन रहा है, यहाँ पे नेट ईएमएफ E1 प्लस E2, तो यहाँ पे ईएमएफ ज्यादा है तो ये बैलेंस लेंथ भी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है पोटेंशियोमीटर में। तो अब आपका स्लाइड वायर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर भी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आप इसके बेस्ड भी क्वेश्चंस करिए, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आपका सारा खत्म हो चुका है। अब आप इनके बेस्ड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। यहाँ पे लास्ट में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में एक चीज और बताना चाहूंगा, ये टॉपिक आप लोग 10th में पढ़ते हो तो इसीलिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये टॉपिक के बेस्ड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर आपने 10th में किया था। देखो बेटा, पावर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। तो देखो जैसे बेटा हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है और मैंने बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल V है और करंट I फ्लो कर रहा है। बेटा V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, I की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये V कांस्टेंट रहेगा हमारा यहाँ पे। देखो बेटा यहाँ पे बैटरी ने वर्क डन कितना किया है, तो वर्क डन बाय बैटरी, पहले स्मॉल वर्क डन की बात करना चाहते हैं, स्मॉल की करते हैं। स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी, स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी, तो dW विल बी इक्वल्स टू क्या बेटा? V dq होगा, ठीक है। लेट्स से स्मॉल dt टाइम के लिए dq चार्ज फ्लो हुआ है यहां से, ठीक है। इन गिवन स्मॉल dt टाइम स्मॉल dq चार्ज फ्लोज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो dW विल बी इक्वल्स टू क्या देगा? V dq। बैटरी ने इतना ही काम किया बेटा, और अब dq को क्या लिखा जा सकता है? I dt लिखा जा सकता है, क्योंकि I इज इक्वल्स टू dq बाय dt होता है। तो ये वर्क डन आ गया बेटा। टोटल वर्क डन के लिए आप क्या कर दोगे? टोटल वर्क डन VIdt को क्या कर दोगे बेटा आप लोग? इंटीग्रेट। और यही वर्क डन हमारा क्या हो रहा है? जो बैटरी ने वर्क डन किया है वो रेजिस्टर के क्रॉस क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed across R, that will equals to integration of VI। तो देखो बेटा फॉर डीसी करंट, डीसी करंट के लिए V भी कांस्टेंट है, I भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? VI, और लेट्स से 0 टू t की बात हो रही है तो इंटीग्रेशन t, तो VIT बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बेटा? अब हमें मालूम है इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो VIT बाय T, तो TT कैंसिल आउट हो गया, पावर क्या बन गया? VI। या आपने किया होगा बेटा, पावर को R क्या लिख सकते हो? V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हो, R क्या लिख सकते हो? I स्क्वायर R भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी बोल सकते हो, इसे हीट एनर्जी भी बोल सकते हो। जो आपके रेजिस्टर के क्रॉस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे भी आप लोग यही लिखोगे, VIT लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे बेटा? VIT भी लिख सकते हो, V स्क्वायर बाय RT भी लिख सकते हो, I स्क्वायर RT भी लिख सकते हो। ये चीजें बेटा आपने 10th में की हुई है, जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूं मैं आपको। क्लियर है बेटा? ओके। तो आपका ये इलेक्ट्रिकल पावर वाला, इसकी एप्लीकेशंस आपकी की हुई हैं आपने। आपके बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट क्यों होता है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग वाला केस है आपका। तो ये सब पार्ट्स आपने कर रखे हैं, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है प्लीज़ आप क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि +2 में आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये ईजी है, ये 10th बेस्ड टॉपिक है आपका। तो बट ये है कि क्वेश्चन आ सकता है आपको इसके बेस्ड भी, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था बेटा। और कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में प्लीज़ क्लियर करें आपकी बिफोर मूविंग एनी फर्दर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।